Welcome to the channel Exam Proof. Always with you. We'll see today era of one party dominance part 4. अगर आपको पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद इट. देखो, इंडिया ऐसा नहीं है जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी. बहुत ज़्यादा सीटें जीती थी तो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस ज़रूर था, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में आज़ादी के वक्त सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी. ऐसी कई सारी पार्टीज हमने पीछे भी देख ली है, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह. और हमारे काफ़ी सारी पार्टीज आज़ादी के टाइम से ही थी और कुछ पार्टीज तो बहुत ही रिसेंटली बनी थी. जैसे जब 1952 का इलेक्शन आया उससे पहले ही जस्ट बनाने की उन्होंने कोशिश की थी. और आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है, यानी कि जो आज का सिनेरियो है 2020 का, यहाँ पर जो कांग्रेस के अलावा जो ओपोजिशन की जितनी भी पार्टी हैं या वो पार्टीज जो कांग्रेस से नहीं निकली, उनका उन पार्टीज का लगभग जो पीछे का ओरिजिन है वो यही है. जैसे आज जो कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो किस से निकली थी? वो निकली थी भारतीय जनसंघ. ये भारतीय जनसंघ जब हम आजाद हुए थे तब इन्होंने, भारतीय जनसंघ ने भी कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था. तो सारी पार्टियां नहीं, लेकिन आज जितनी भी कांग्रेस के ओपोजिशन वाली पार्टीज हैं लगभग सभी का, मतलब ऑलमोस्ट, आप सभी नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट का जो पीछे का ओरिजिन है, जो निकलना है, जो उभरना है, वो इन्हीं नॉन कांग्रेस पार्टीज से हुआ है. अब सुनो, देखो, ये जो सारी ओपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने चुनाव तो लड़ा लेकिन इनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली भी नहीं. मतलब लोकसभा के जब इलेक्शन हुए या एमपी एमएलए जब चुने गए तो मेनली कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी, लेकिन फिर भी इनका रहना जरूरी था. यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, जब कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी तो इन पार्टीज ने, जब सबको ये पता था कि कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस का ही दबदबा है, तो इन लोगों का पार्टी से इलेक्शन लड़ने का फायदा भी क्या हुआ? देखो, ऐसा कभी मत समझना कि उस वक्त आजादी के वक्त अगर सिर्फ इन ओपोजिशन का होना ना होना एक बराबर था, बिल्कुल नहीं था. देखो, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि ओपोजिशन एग्जिस्ट करे. कांग्रेस के अलावा लोगों को एक कम से कम अल्टरनेट तो दिखे कि और कोई भी सरकार बना सकता है. हालांकि ये नहीं बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक स्पेस तो दिखा रहे थे, मतलब ये कोशिश तो कर रहे थे. अगर सिर्फ कांग्रेस ही लड़ने वाली होती तो कांग्रेस आसानी से जीत जाती और शायद इसका डोमिनेशन इतना ज्यादा हो जाता कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बरकरार नहीं रह पाता. तो इन पार्टीज को चाहे सीट्स कम मिली, लेकिन इन्होंने एक अपनी एक मेंटालिटी दिखाई कि नहीं, हम लोग भी आपके अगेंस्ट एज अ ओपोजिशन लड़ेंगे. और डेमोक्रेसी में ओपोजिशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक अल्टरनेटिव दिखता रहना चाहिए, एक ही पार्टी का वो नहीं होना चाहिए, वरना फिर डेमोक्रेसी और दूसरे जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, अब जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जैसे चाइना में तो अब वो एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है. तो इन लोगों ने ये पूरी कोशिश की कि इस तरह की डेमोक्रेसी मेंटेन रहे. दूसरी बात, आपने ऊपर पढ़ा था कि ये लोग मार्जिन्स से कांग्रेस को इन्फ्लुएंस कर रही थी, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, और जो कांग्रेस में उस आइडियोलॉजी के लोग बैठे थे उनको इन्फ्लुएंस करके कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग पे अपना थोड़ा बहुत इन्होंने थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे. तो ये बहुत जरूरी है. और इसके साथ ही ये अपना ओपोजिशन वाला चीज तो निभा ही रहे थे. ये लोग क्रिटिसाइज तो कर ही रहे थे ना, कि मतलब अगर कांग्रेस, इनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ये चीज सही नहीं की तो उसका क्रिटिसिज्म होता था. ये लोग बताते थे जनता को कि कांग्रेस ने ये चीज सही नहीं की, और इसके लिए ओपोजिशन बहुत जरूरी है. अगर रूलिंग पार्टी की कोई खामियां बताएगा ही नहीं तो वो डेमोक्रेसी रहेगी भी नहीं. तो यहाँ पर ये ओपोजिशन पार्टीज ये भी कर रही थी. तो कभी ये क्वेश्चन आए कि ओपोजिशन का होना ना होना मैटर भी करता था क्या पहले, तो लिखना बिल्कुल
करता था। और ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये लिखना। ओके, सो लेट्स सी द स्वतंत्रता पार्टी फर्स्ट। देखो, स्वतंत्रता पार्टी आई थी 1959 में, जब कांग्रेस ने नागपुर, ओके, कांग्रेस ने नागपुर रेजोल्यूशन में क्या कह दिया था कि हम लोग लैंड सीलिंग्स कर देंगे। दैट मीन्स कि हम लोग जो एक्सेसिव लैंड लोगों के पास पड़ी हुई है, पहले क्या था, थोड़ा जमींदारी सिस्टम टाइप था, और एक बंदे के पास पता नहीं कितनी कितनी लैंड होती थी, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा लैंड होती थी। तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, गरीब अमीर की खाई दूर करने के लिए ये सोचा गया कि हम लोग लैंड सीलिंग कर देंगे, कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव लैंड ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। दूसरी बात कि हम लोग जो फूड ग्रेन है उसको स्टेट अपने पास ले लेगी, फूड ग्रेन को। और तीसरा, हम लोग कॉर्पोरेटिव फार्मिंग को अडॉप्ट करेंगे। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, फार्मर्स अपना एक कॉर्पोरेटिव एक ग्रुप टाइप बनाते हैं और उसमें ये कोशिश करते हैं कि वो लोग अपने सारे टूल्स भी शेयर कर लें और अच्छी तरह से फार्मिंग करें। ज़्यादा जानकारी आप इस पे गूगल पे ले सकते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग एक अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसको पार्टी को लीड किसने किया था, सी राजगोपालचारी ने। ये फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड के रेसिपिएंट थे, मतलब पहला भारत रत्न इन्हीं को मिला था। और के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी, ये लोग कुछ लोग थे। देखो, स्वतंत्रता पार्टी चाहती थी कि गवर्नमेंट का कम से कम इन्वॉल्वमेंट रहे इकोनॉमी के लिए। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी। उनको ऐसे था कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ना करे, ऊपर मार्केट को डिसाइड करने दिया जाए, लोग फ्री हों प्राइस डिसाइड करने के लिए, और मतलब लोग फ्री रहें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं अपना दबदबा बना रही थी। ठीक है, इसके अलावा वो चाहते थे इंडिविजुअल फ्रीडम रहे, वो ये नहीं चाहते थे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो। डेवलपमेंट के लिए हमारी जो प्लानिंग है वो स्टेट करे, वो सरकार करे। वो नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट थे और पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट थे। उन्हें लगता था कि सारी चीज़ें हमें प्राइवेट लोगों को छोड़ देनी चाहिए, मतलब हमें पब्लिक स्टेट को किसी भी, जैसे अभी तक रेलवेज जो था वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, या फिर जो दूसरे कई सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्टर में है ना, जैसे हमारी कई एजुकेशन, कई स्कूल्स हैं हमारे साथ, और हॉस्पिटल्स हैं, ये सब पब्लिक सेक्टर में है, जो भी गवर्नमेंट मेनली कंट्रोल कर रही है। अब तो खैर रेलवे को प्राइवेटाइज करने की मुहिम चल रही है, मगर ये लोग तब से चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर्स रहें, प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर रहें, स्टेट ना रहे। अब ये लोग इसके अगेंस्ट थे कि आप लोगों ने लोगों की लैंड्स क्यों सील कर दी है, और कोऑपरेटिव फार्मिंग भी नहीं चाहते थे। प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम के भी अगेंस्ट थे। प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम में क्या होता है, जो जितना ज़्यादा कमा रहा है उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो ये इसके भी अगेंस्ट थे। फिर ये भी नहीं चाहते थे कि हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम लोग ना तो सोवियत यूनियन के साइड थे कोल्ड वॉर में, और ना ही आपने पहली बुक में पढ़ा है ये बात, और ना ही हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की साइड थे। ये लोग नहीं चाह रहे थे कि हम लोग ऐसी कोई पॉलिसी अपनाएं। ये लोग चाह रहे थे कि हम लोग यूएसए के साथ मिल ही जाएं। और स्वतंत्रता पार्टी को फाइनली थोड़ा बहुत वो मिला, मतलब इनको ठहरने का मौका कैसे मिला, इन्होंने रीजनल पार्टीज के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मान लो यूपी की पार्टी है ना, उत्तर प्रदेश की कोई रीजनल पार्टी है, वहां के लोग स्वतंत्रता पार्टी को तो शायद ना जानते हो, लेकिन उस रीजनल पार्टी को जानते होंगे अगर वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो स्वतंत्रता पार्टी ने क्या किया कि, इट्स एन एग्जाम्पल है ना, ऐसे सचमुच नहीं कहता, एग्जाम्पल है कि स्वतंत्रता पार्टी अगर उस यूपी वाली रीजनल पार्टी के साथ मिल जाती है तो फाइनली लोग स्वतंत्रता पार्टी को भी जानने लग जाएंगे। और इस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की। इनका सपोर्ट मेनली आया बड़े बड़े जमींदारों, राजा महाराजाओं से, क्योंकि ये उन्हीं की बात कर रहे थे ना, ये उन्हीं के हक में बात कर रहे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस क्लास। मगर ये पार्टी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि यहाँ इसके जो लोग थे वो भी इतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं थे, और सोशल बेस भी बड़ा नैरो था, यानी कि ये बहुत कम अमीर
होते थे उस वक्त, गरीब ही बहुत ज़्यादा थे और इसके साथ ही बहुत सोशल। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सोसाइटी ने ज़्यादा इस पार्टी को इतना एक्सेप्ट किया ही नहीं, मतलब लोगों की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं था इस पार्टी को। फिर इस पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसे नहीं थे जो अपने आप को साबित करके दिखा पाए, तो ये पार्टी एक फेलियर सा ही साबित हुई। देन देखो, जब हम आज़ाद हुए हुए थे और शुरुआत का जो टाइम था उसमें रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का भाव था, दोनों ही एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। जब हमारी इंतरिम गवर्नमेंट आई, इंतरिम गवर्नमेंट कौन सी यहाँ पर मेंशन की गई है, देखो इलेक्शंस और जीतना वगैरह तो 1950s के बाद से चालू हुआ है ना, लेकिन हम लोग आज़ाद 1947 में ही हो गए थे। तो अब इस पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली रूल नहीं करेगी क्योंकि हम लोग आज़ाद हो गए। तो एक गवर्नमेंट तब तक के लिए बनाई गई जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तो उस गवर्नमेंट को हमने कहा इंतरिम गवर्नमेंट यहाँ पर कह रखा है। देखो जो इंतरिम गवर्नमेंट थी उसके अंदर और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन भी हुए उसमें नेहरू ने खुद ने इनवाइट किया था डॉक्टर अंबेडकर को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट के लिए। यहाँ पर आप नीचे फोटो भी देख सकते हो, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर भी खड़े हैं, यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं। ये आपने पहले ही पढ़ा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। तो फिर भी नेहरू ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन जीतने के बाद और इंतरिम गवर्नमेंट में ये उनके कैबिनेट में थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ओपोजिशन के साथ कितनी रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट किया जा रहा है। देन जवाहरलाल नेहरू को सोशलिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसके अलावा उन्होंने जयप्रकाश नारायण को भी बुलाया था कि आप हमारी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लो। बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स स्पेशली जवाहरलाल नेहरू की थी ओपोजिशन लीडर्स के साथ, मतलब एक तरह से वो दोस्त जैसे ही थे। मतलब इतना कोई दुश्मनी का भाव नहीं था, ना ही ओपोजिशन लीडर्स के मन में था, ना ही रूलिंग पार्टी एंड स्पेशली जवाहरलाल नेहरू के मन में था। लेकिन जैसे जैसे पार्टी में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, हम लोग ज़्यादा ज़्यादा इलेक्शंस होते गए, तो पार्टी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया और आज आप वो सिनेरियो नहीं देख सकते जहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो या फिर दोस्ती का भाव हो। आज कल ज़्यादातर कंपटीशन का ही भाव होता है। सो ये एक यूनिक फेज था हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑफ कोर्स यहाँ पर इंतरिम गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं। सो यू कैन सी हियर दीज ऑल पीपल, यहाँ पर आप इन सब लोगों के नाम पढ़ सकते हैं। देन ये एक बहुत ही अच्छा फेज था हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। कांग्रेस का बड़ा इंक्लूसिव कैरेक्टर था, हर किसी सेक्शन को कांग्रेस ने बांध रखा था और ये एक सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी और एक अच्छा रोल कांग्रेस ने प्ले किया। सिर्फ फ्रीडम में ही नहीं, आगे भी हम देखेंगे कि कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा ग्रेटर सिग्निफिकेंस वाला रोल प्ले किया। डोमिनेंस होने के बावजूद भी कांग्रेस ने पूरी तरह से डेमोक्रेसी को हथियाने की कोशिश नहीं की, पूरी तरह से पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की, बजाय इसके डेवलपमेंट की। और इसके बाद जब मौका आया, जब दूसरी पार्टीज़ का मौका आया, तो ऐसा नहीं है कि खुद ही पावर समेट ली सारी, उनको भी मौका दिया उस पावर और डेमोक्रेसी मतलब जिंदा बनाए रखी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड, hit the like button, subscribe the channel and stay tuned for more.